नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपालिका की संरचना, उसके विभिन्न स्वरूप, कार्य और शक्तियां, और किस प्रकार कार्यपालिका संबंधित टॉपिक से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए उनसे संबंधित एक विश्लेषण डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 को हम 20 डेज में कवर करेंगे वीडियोस के माध्यम से, और अब यह उसी दिशा में एंडिंग की ओर है और मैं आशा करता हूं कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको गुणात्मक रूप से काफ़ी सहायता मिली होगी। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग सेशन से भी आप जुड़ सकते हैं। कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए अलग अलग वीडियो दिए जाते हैं, तो दैन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अलग से सुनेंगे। कार्यपालिका संबंधी टॉपिक को हम 3 शीर्षक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जैसा दिया गया है, कार्यपालिका की संरचना स्ट्रक्चर, सेकंड कार्यपालिका की स्थिति स्टेटस, संवैधानिक और वैधानिक स्थिति, और तीसरा कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस तरीके से इसको क्लासिफाइड करेंगे, इसका विश्लेषण इस आधार पर किया जाना चाहिए। तो काफी कुछ तो आपने बहुत पहले से पढ़ लिया होगा। कार्यपालिका किसको कहा जाता है, कार्यपालिका की संरचना में क्या शामिल होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है कि कार्यपालिका की संरचना में उसके स्वरूप को डिस्कस किया जाता है कि कार्यपालिका को कैसे परिभाषित किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो भारत में ये दोनों स्वरूप विद्यमान है। राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पर और राज्यपाल राज्य के स्तर पर नाम मात्र कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और केंद्रीय स्तर पर भारत का प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा केंद्रीय कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार, राज्य कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य के स्तर पर जो सरकारें कार्य करती है। इसी प्रकार कार्यपालिका को और भी आप डिफाइन कर सकते हो। भारत में स्थायी कार्यपालिका यानी राजनीतिक पार्टियां जब देश में शासन करती हैं तो उसके आधार पर उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, और भारत में जो अधिकारी कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो अधिकारी कर्मचारी एक निश्चित सेवानिवृत्ति आयु रिटायरमेंट की एज तक कार्य करते हैं, इसलिए उनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, और राजनीतिक दलों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको अस्थायी कार्यपालिका प्रोविजनल या टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए सामान्य सी बात हो गई, हमें मेंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करना है। तो आपको ये समझना है कि भारत में कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। यानी हमने शासन के स्वरूप के रूप में संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जहां केंद्र के स्तर पर एक भारत की संसद होती है जिसमें 2 सदन हैं, 3 अंग हैं। राज्य के स्तर पर राज्य का विधानमंडल होता है जिसमें 1 सदन भी हो सकता है केवल विधानसभा, और 2 सदन भी हो सकते हैं। देन जब हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है तब इसमें कार्यपालिका की स्थिति क्या होनी चाहिए। दुनिया के जिन भी देशों में संसदीय प्रणाली है वहां कार्यपालिका कमजोर स्थिति में होती है, क्योंकि कार्यपालिका का जन्म संसद या विधायिका के
भीतर से होता है और उसी में से एक निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और उन्हीं निर्वाचित व्यक्तियों में से कुछ को मंत्री बनाया जाता है। तो कार्यपालिका का जन्म संसदीय प्रणाली के भीतर से होता है और संसदीय प्रणाली का कार्यपालिका पर अच्छा खासा एक नियंत्रण भी बना रहता है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में संसदीय प्रणाली होते हुए भी कार्यपालिका की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी दुनिया के अन्य देशों में बनी हुई है। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, हमने वहीं से इस तत्व को लिया है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संसद बहुत ज्यादा संप्रभु है, शक्तिशाली है, कार्यपालिका वहां कमजोर है। लेकिन भारत के मामलों में ऐसी स्थिति नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने संसदीय प्रणाली में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे कार्यपालिका को एक पर्याप्त स्थान यहां पर मिल जाता है और संसद में रहते हुए भी वह संसद के पूरी तरह से नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। तो देन मेंस के अकॉर्डिंग इस अप्रोच को समझना है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में संबंध क्या होता है और इस संबंध का आधार क्या है। क्या हमेशा संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना चाहिए? किन मामलों में नियंत्रण? विधायी मामलों में, कार्यकारी मामलों में, वित्तीय मामलों में, या नियुक्ति संबंधी मामलों में, या बजट को पारित करने संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में। तो इसको आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है भारत में कार्यपालिका की स्थिति को अगर देखा जाए तो दो आधार पर हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। एक कार्यपालिका का संवैधानिक आधार और दूसरा वैधानिक आधार। या संवैधानिक स्थिति का अर्थ है कि भारत के संविधान में जिस संसदीय प्रणाली की बात की गई है उसमें कार्यपालिका को संविधान में स्थान दिया गया है और कार्यपालिका की संवैधानिक स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि संविधान में जिस तरीके से लिखा गया है कि संसद ही अपने भीतर से कार्यपालिका को जन्म देगी और कार्यपालिका को कौन सा कार्य करना है इसको संसदीय प्रणाली के द्वारा ही परिभाषित किया जाएगा, यानी कार्यपालिका के कार्य करने का एक स्कोप बता दिया गया है। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप में देखा जाए तब कार्यपालिका की संवैधानिक स्थिति कमजोर होते हुए भी व्यवहार में कार्यपालिका भारत में काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। यानी प्रधानमंत्री और उसकी सरकार एक सीमा तक ही संसद के अधीन कार्य करते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधिकांश मामलों में वे अपने विवेक से और स्वतंत्र रूप में निर्णय लेते हैं। तो कार्यपालिका की संवैधानिक स्थिति भारत में संसद के संदर्भ में आपको डिस्कस करनी है कि अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो यहां से कार्यपालिका का जन्म किस प्रकार से होता है। दूसरा, कार्यपालिका की वैधानिक स्थिति क्या है, यानी कार्यपालिका की संवैधानिक स्थिति जब काफी मजबूत हो गई व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में ऐसा नहीं था, लेकिन व्यवहार में जिस तरीके से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कार्य किया और उन्होंने जिन शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित किया, फिर इंदिरा गांधी का समय आया और उसके बाद राजीव गांधी का समय आया, तो उसके बाद कई प्रधानमंत्रियों ने व्यावहारिक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग अधिकतम रूप में किया और इसका परिणाम ये हुआ कि संवैधानिक स्थिति कमजोर रहते हुए भी कार्यपालिका बहुत आगे निकल गई संसद से। इसलिए बाद में एक वैधानिक स्थिति इसकी निर्धारित की जाती है। विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन और कानूनों के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका के संबंधों को परिभाषित किया गया है कि आखिर वास्तविक कार्यपालिका नाममात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति को किस सीमा तक कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि व्यवहार में भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका या प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या हमेशा कार्य इसी आधार पर करना चाहिए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको बाध्यकारी बना दिया। हाँ, राष्ट्रपति को वही करना है जो केंद्रीय कार्यपालिका
कहती है और उस कार्य को नहीं करना जिसके लिए सलाह नहीं दी गई है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस प्रावधान को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है और वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में और इसके द्वारा वास्तविक कार्यपालिका का आकार निश्चित कर दिया गया है, अर्थात प्रधानमंत्री के साथ अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 2003 से पहले जब तक यह विधान कानून नहीं बनाया गया था तब तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर था कि वह कितने ही मंत्री अपने मंत्रिमंडल में रख सकता है और इसका एक नुकसान ये होता था कि संसद का नियंत्रण उसी अनुपात में कमजोर हो जाता था कार्यपालिका का साइज बढ़ने से, और दूसरा कार्यपालिका का आकार बढ़ने से उसकी जो कार्यप्रणाली है, सक्षमता है, कार्य करने की जो कुशलता है वह घट जाती थी, क्योंकि बड़े आकार के कारण नई प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं इसमें पैदा होती थी। तो जब हमने मंत्रिमंडल का आकार निश्चित कर दिया है कि लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% तक ही केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के साथ मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो क्या अगर हम कम मंत्री मेंटेन करते हैं तो कम मंत्री रखने से कार्यपालिका की सक्षमता कमजोर होती है? इसका आपको विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना है। और 2003 से लेकर के वर्तमान समय तक इस संबंध में जो भी रिपोर्ट्स संसदीय समितियों ने और आयोगों ने दिए हैं उनमें से आपको कुछ पॉइंट्स को पिक करना है और उसको इसमें आपको ऐड करना है, या फिर मंत्रिमंडल का आकार जितना अधिक बड़ा होगा उसी अनुपात में सभी मंत्रालयों विभागों को कार्यों का बंटवारा आसान हो जाता है और फिर निर्णय लेना भी सरल हो जाता है। तो ये जो दो मॉडल भारत में बनाए गए हैं, एक पहले वाला मॉडल 2003 से और 2003 के बाद वाला जो मॉडल है, इन दोनों का मूल्यांकन आपको करना होगा क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कार्यपालिका को कंट्रोल करने के लिए वैधानिक रूप से कुछ ऐसे कानून बना दिए गए कि कार्यपालिका अब इसी दिशा में कार्य करेगी। इसका तीसरा एस्पेक्ट है संसदीय नियंत्रण, यानी अगर संसद के भीतर से कार्यपालिका का जन्म होता है तब फिर इसका एक परिणाम ये होता है कि संसद कार्यपालिका को जब चाहे तब हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है और अपने अनुसार कार्य करने के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है। तो हम केवल भारत की परिस्थितियों में अगर बात करें तो भारत में संसद का जो नियंत्रण है कार्यपालिका पर कितना इफेक्टिव है, प्रभावी है, या फिर कार्यपालिका की जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय नियंत्रण कितना प्रभावी है भारत में। तो आप पढ़ते होंगे इस टॉपिक को कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। 3-4 मैकेनिज्म में साधन है। पहला, संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां जैसे प्राक्कलन समिति हुई, लोक लेखा समिति हुई, तो इन समितियों के माध्यम से संसद केंद्रीय कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लेकिन ये नियंत्रण कितना प्रभावी है, अभी हम इसका मूल्यांकन करेंगे। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन आवर सेशन, प्रश्नकाल। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न जब पूछे जाते हैं, और शून्यकाल। तो सरकार से विभिन्न मामलों पर, नीतिगत मामलों पर सवाल करना और सरकार से उनका एक विधि संगत जवाब प्राप्त करना। तो अगर सरकार कुछ मामलों में अगर जवाब नहीं देना चाहे तो क्या संसद बाध्य कर सकती है? यानी जो क्वेश्चन आवर सेशन है वह कार्यपालिका पर कितना नियंत्रण रखता है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार के मोशन यानी प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्षी पार्टियां कभी भी केंद्र सरकार को बर्खास्त कर सकती हैं यदि केंद्र सरकार के पास सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत अगर नहीं रह गया है। या फिर कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। इतने तरीके हैं संसद के पास कार्यपालिका को नियंत्रित करने के। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इतने मैकेनिज्म साधन होते हुए भी संसद का यह नियंत्रण कार्यपालिका पर कितना प्रभावी है। तो क्या कार्यपालिका को इस नियंत्रण के माध्यम से हम संसद के प्रति, देश की जनता के प्रति जवाबदेही बना सकते हैं? और
पिछले 70 सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो देन यह नियंत्रण कितना प्रभावी रहा है। सैद्धांतिक तौर पर यह नियंत्रण काफी कठोर है, सैद्धांतिक रूप में मान सकते हैं, क्योंकि कार्यपालिका को कोई भी कार्य करना है तो संसद के माध्यम से होगा। कोई नया कानून बनाना है तो पहले बिल पास करना होगा, और अगर संसद उस बिल को पास नहीं करती है तो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी संसद ने आपके बिल को रिजेक्ट किया। इसका अर्थ ही है कि संसद कार्यपालिका के इस कार्य से सहमत नहीं है। कार्यपालिका मनमानी नहीं कर सकती, कुछ मामलों में अगर निर्णय लेती है तो उन निर्णयों से संबंधित सवाल किए जा सकते हैं क्वेश्चन आवर सेशन में। लेकिन अब हम इसके वास्तविक उत्तर पर आते हैं। संसद का यह नियंत्रण सैद्धांतिक रूप में प्रभावी होते हुए भी व्यावहारिक रूप में बेहद कमजोर बना हुआ है। यदि केंद्र सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत है और 5 साल तक ये बहुमत बना रहता है, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है कि उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा बर्खास्त किया जाए, तब ऐसी स्थिति में केंद्रीय कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र है, वह कोई भी निर्णय ले सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में जो नीतिगत फैसले लिए, उन फैसलों से विपक्ष और संसद का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहमत नहीं था। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने अपने कार्य को जारी रखा और संसद का यह नियंत्रण काम नहीं आया। इसी प्रकार संसदीय समितियों के माध्यम से आप कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण स्थापित करते हैं, उसके बावजूद सरकारों ने अपनी इच्छा से अपने अनुरूप बजट बनाए, बजट को पारित कराया और बजट पारित होने के बाद अपने अनुरूप उन्होंने योजनाओं के लिए धन आवंटित किया, और संसद यहां सरकार को रोक नहीं पाई और संसद सरकार को इस बारे में आश्वस्त नहीं कर पाई कि देश में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, देश पर विदेशी कर्ज काफी मात्रा में बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको बजटीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आवर सेशन से अगर सरकार कुछ मामलों में अगर सही उत्तर नहीं दे पाती है, तब भी सरकार पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। तो व्यावहारिक रूप में आपको ये लिखना है आंसर में कि संसद का ये नियंत्रण कार्यपालिका पर बहुत कम प्रभावी है, सीमित रूप में। अर्थात कार्यपालिका ने जो एजेंडा तय कर रखा है कि हमें इस दिशा में कार्य करना है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उस दिशा में सरकार कार्य कर सकती है। संसद उसे रोक नहीं सकती, उस पर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, कुछ समय के लिए उसको डिले किया जा सकता है। तो देन अब आपको ये डिसाइड करना है कि संसद के नियंत्रण को कितना प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि संसद के भीतर से कार्यपालिका पैदा होती है और संसदीय प्रणाली में संसद को ही सर्वोच्च होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कार्यपालिका को फ्री हैंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका में किसी एक राजनीतिक दल या एक से अधिक राजनीतिक दल की सरकार होती है और राजनीतिक दलों के 2 एजेंडे होते हैं। पहला, अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करना, अपने राजनीतिक आधार को बनाए रखना, और सेकेंडरी, देश और जनता के संबंध में निर्णय लेना। तो ऐसी स्थिति में हमें संसद के नियंत्रण को बढ़ाना होगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश में लोक लुभावन आधार पर अपने आधार को मेंटेन रख सकती है, यद्यपि उसका देश की स्थितियों से कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप कार्यपालिका संबंधी टॉपिक को अगर तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से काफी सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा सकता है। धन्यवाद।